परवरदिगार तू ही बेहिसाब रोज़ी देने वाला। कल मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने 2 पार्ट फंक्शन के ख़त्म किए। बहुत बड़ी शूट नहीं हो पाती, और मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा अगर कोई चैप्टर है तो वो फंक्शन है। इतना वाइड स्पेक्ट्रम है कि जिसको कवर करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। बहरहाल सारे फंक्शंस तो हम नहीं पढ़ा पाए, लेकिन हमने फंक्शन की मेन कल डेफिनेशन बताई थी और बताया था कि हम लोग अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच यूनिक करेस्पॉन्डेंस पाते हैं तो हम लोग फंक्शन कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन हमने ये बताई थी कि एक्स और वाई में ये स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है, जिससे अगर ऑर्डर पेयर ड्राइव किए जाएं तो किसी भी 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये 2 बातें बताई थी, और उसके बाद में हमने आप लोगों को ये बताया था फंक्शन की डेफिनेशन के बाद कि डोमेन और रेंजेस हम लोग अलग अलग टाइप के फंक्शन की किस तरह निकालेंगे, और डिफरेंट फंक्शंस को हम लोग डिफरेंट नामों से पुकारेंगे। जिसमें हमें याद है कि कल हमने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेडिकल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह वगैरह बताया था, और ये बताया था कि किस तरीके से फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस निकाली जाएंगी। डोमेन हमने आपको ये बता दिया था कि हम लोग किसी भी फंक्शन मशीन में अगर कोई वैल्यू रखें और वो पास आउट हो जाए और आउटपुट में हमें कुछ मिल जाए, और इस पर हमने आपको बेहतरीन एक एग्जाम्पल दी थी कि वेट करने वाली मशीन में अगर कोई लिखा हुआ है कि 1 रुपये का सिक्का डाले, और मान लो कोई आदमी इंडियन करेंसी ना डालकर उस टाइप का कोई सिक्का डाल दे जो मशीन एक्सेप्ट ना करे, तो हमको वेट की शक्ल में कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी फंक्शन को देखें तो वो फंक्शन x की जिन वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन होता है, यानी हम x की जगह पर क्या रख सकते हैं, वो डोमेन होगा, और उस डोमेन के करेस्पॉन्डिंग यानी उस डोमेन में से कोई भी वैल्यू अगर रखी जाए उसके करेस्पॉन्डिंग हमको y की शक्ल में कुछ मिले तो वो रेंज कहलाएगा। अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ के पर ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ के पर ये हमारे पास में यहाँ के पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये हमारे पास में यहाँ के पर ये सारे फंक्शंस में ये भी एक फंक्शन है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है, ये ध्यान रखिएगा कि ये है कि इस तरीके का ब्रैकेट बनाया जाए और इसमें वेरिएबल जो है वो दे दिया जाए, तो इसको हम लोग यहाँ के ऊपर ही कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको हम लोग किस तरह समझेंगे? अगर हम लोग यहाँ के ऊपर कोई रियल नंबर लाइन ले लें, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर कोई रियल नंबर लाइन ले ली, इस रियल नंबर लाइन पर यहाँ पर हम लोगों ने ये 0 ले लिया, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 1 ले लिया, और इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये 2 ले लिया। इसके लेफ्ट में यहाँ पर हम लोगों ने -1 ले लिया, यहाँ पर -2 ले लिया, और इस तरीके से हम लोग इधर गए, और इस तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर ये इधर जाएंगे, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये +∞। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ये रियल नंबर लाइन ले ली, और इस पूरी रियल नंबर लाइन को हम लोगों ने डिफरेंट इंटरवल्स में बांट दिया। डिफरेंट इंटरवल्स में बांटने का मतलब ये हो गया कि ये इंटरवल 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ के ऊपर ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन यहाँ के ऊपर 1 ले लिया। देखिए, कोई भी बच्चा इस बात को कहेगा कि यहाँ पर इक्वल का निशान लगा दिया और यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं लगाया। देखिए, 0 रियल नंबर लाइन पर एक बार है, चाहे हम इधर ले लें और चाहे इधर ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम 1 को इधर ले लें और चाहे इधर ले लें, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन 2।
इसी तरीके से x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन 0 होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये -1 होगा। इस पूरी रियल नंबर लाइन पर नंबर्स को रखने के बाद डिफरेंट इंटरवल्स में हमने इसको बांट दिया, जिसमें पहला इंटरवल ये यहाँ से 0 और 1 के बीच में, 0 यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, 1 को छोड़ दिया है, 1 को उधर इंक्लूड कर दिया है। इसी तरीके से 0 को यहाँ छोड़ दिया है, -1 को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद में अगर हम यहाँ के ऊपर इधर देख लीजिए इस चीज़ को कि अगर हम लोग यहाँ के ऊपर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 0 लें और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 1 लें, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये -1 लें और लेस देन 0 लें, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर -2 लें और लेस देन यहाँ के ऊपर -1 लें। ये सब इंटरवल यहाँ पे मैं उतार रहा हूँ। और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 2 लें और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन यहाँ के ऊपर हम लोग x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1 और लेस देन यहाँ के ऊपर 2 हो गया, और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन 3 आगे का इंटरवल ले लिया है। वहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर ले लिया है। तो इम्प्लाइज दैट, सारे लोग गौर करेंगे बात को, कि इम्प्लाइज दैट यहाँ पर -2 और यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के पर -2 लिखा और लेस देन यहाँ के पर -2 और +1 लिखा। गौर करिएगा कि -2 वैसे ही लिख दिया गया है, सिर्फ इस -1 को -2 + 1 कर दिया। ये वाला -2 है, -2 + 1 तो -1 मिलेगा। इसी तरीके से इस इंटरवल को लिखने का यहाँ के ऊपर तरीका x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन यहाँ के ऊपर -1 और यहाँ पर +1 होगा। तीसरे इंटरवल को लिखने का तरीका x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0 और लेस देन यहाँ के ऊपर 0 + 1 होगा। आप देख लिए इंटरवल में कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं है। अगर यहाँ -1 है तो यहाँ -1 ही मिलेगा, अगर यहाँ पर 0 है तो -1 और +1 जुड़ने के बाद 0 ही मिलेगा, अगर यहाँ पर 1 है तो 0 + 1 से 1 ही मिलेगा। इम्प्लाइज दैट इसी तरीके से x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लिखा जाए और लेस देन 1 + 1 कर दिया जाए। इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लिखा जाए और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 2 + 1 कर दिया जाए। इन इंटरवल्स में और इन इंटरवल्स में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमने अलग तरीके से इसको एक्सप्रेस कर दिया है कि यहाँ पर -2 था, लाना -1 था तो -2 + 1 कर दिया। यहाँ पर 3 है, हमें यहाँ के पर 3 लाना है तो हम लोगों ने यहाँ के पर क्या कर दिया, यहाँ के पर ये 2 + 1 कर दिया। आप याद रखिएगा कि सिचुएशन यहाँ के पर ये आ गई -2 और इसके बाद में यहाँ के पर ये -1। इसमें जो जनरल फार्मूला होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, कि अगर हम इसको जनरलाइज करें तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये n हो जाएगा और लेस देन यहाँ के ऊपर n + 1 हो जाएगा। ज़रा समझिएगा बात को, हमने इसको n कहा, इसको n + 1 कहा, इसको n कहा, इसको n + 1 कहा। ये देखिए ये n है तो ये n + 1 है, ये n है तो यहाँ के ऊपर ये n + 1 है। तो इन सारे पीसेस को इस पूरी रियल नंबर लाइन पर से इनको अनडिफाइंड इंटरवल्स में अगर हम लोग ब्रेक कर दें और फिर हम उसको जनरलाइज करें तो आप याद रखिए कि ये n हो जाएगा, ये n हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर n + 1। आप देख लीजिए यहाँ पर ये n हो जाएगा तो ये n + 1 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n लेस देन n + 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, ध्यान दे लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी, यहाँ के ऊपर n। अगर हम कोई भी यहाँ के ऊपर पीस ले लें, इन सारे इंटरवल्स में कोई भी पीस ले लें तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n और लेस देन n + 1 के लिए अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर होगी, इस n के बराबर होगी। सारे बच्चे समझ लें, ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हम क्या करेंगे कि अगर हम, सारे लोग और कर लें कि अगर हम यहाँ के ऊपर ध्यान दे लीजिएगा लेस देन n + 1 इस इंटरवल पर, ये जो इंटरवल है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये जो इंटरवल है ये इंटरवल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 0 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू सारे बच्चे समझ लेंगे इस पूरे इंटरवल पर 0 होगी। अगर हम x ग्रेटर देन, देखिए क्या हो गया कि इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n लेस देन n + 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर हो गया, इस n के बराबर हो गया। यानी इस पूरे इंटरवल में, यानी ये पूरा इंटरवल कौन सा है, ये वाला इंटरवल है। ये वाला इंटरवल कौन सा है,
ये वाला इंटरवल है। अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ के ऊपर ये वाला इंटरवल ले रहे हैं यानी 1 और 2 वाला ले रहे हैं, देखिए 1 और 2, तो ये 1 है यानी n है और ये n प्लस 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ के ऊपर ये देखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 1 आ जाएगी। इसके बाद में अगर हम लोग ये वाला यहाँ के ऊपर इंटरवल ले लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, सब लोग की बात समझ में आ रही होगी, ये n है तो ये -1 हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ के ऊपर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ के ऊपर ये ले लेंगे, सारे बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं, तो ये -2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा n और ये आ जाएगा n प्लस 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर n है और ये n प्लस 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। यहाँ पर ये n है, आप ये समझ लीजिए, सारे बात समझ देखिए, ये n है और ये वाला हिस्सा जो है ये n प्लस 1 है, ये n है और ये n प्लस यहाँ के ऊपर 1 है, ये n है और ये 2 जो है ये यहाँ के ऊपर ये n प्लस 1 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट यहाँ के ऊपर ये है कि अगर कोई भी आदमी आपसे ये बात पूछे कि बताइए भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये देखिए निशान लगा दिया गया, अगर 0 और 1 के कोई भी बीच की वैल्यू, मान लिए कि यहाँ के पर 1/2 ले ली जाए, तो इस पूरे इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 है। अगर हम इस पूरे इंटरवल में कोई भी वैल्यू यहाँ पर 1/2 ले लें तो रिजल्ट 0 के बराबर होगा। यानी आपको ये देखना होगा कि जिस वैल्यू को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में फीड कर रहे हैं वो किस इंटरवल में आ रही है। जिस इंटरवल में आएगी उस इंटरवल में हम ये देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, तो 0। इसका मतलब ये है कि पूरे 0 और 1 के बीच इसकी जगह पर 1/2 रखा जाए तो भी रिजल्ट 0 होगा। अगर हम इसकी जगह के ऊपर 0 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये 1 रख दें, बिल्कुल करीब की वैल्यू रख दें, तब भी 0 होगा। अगर हम 0.9 रख दें बच्चों तो भी यहाँ के ऊपर रिजल्ट 0 होगा। इसी तरीके से अगर हम मान लो इधर जाएं चाहे इधर जाएं, हम 1 और 2 के बीच, कोई भी आदमी देख ले कि अगर हम 1 और 2 के बीच, ये 1 और 2 के बीच मान लिया कि 3/2 ले लें, 3/2, तो 3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यानी हम ये देखेंगे कि इस 3/2 कहाँ से लिया गया, 3/2 1 और 2 के बीच से लिया गया। तो 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर 1 होगी। अगर हम यहाँ के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया, अगर हम 1.9 ले लें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 1.9 जो है वो कहाँ से आया, 1.9 1 और 2 के बीच से आया, तो इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 1 आएगी, क्योंकि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात हमने आपको समझा दी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, सबसे बेसिक फार्मूला ये याद रखेंगे, और इस इंटरवल पर हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n के बराबर होगी। पूरे इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठाई जाए, अगर हम यहाँ से 0.9 उठा लें, 0.9 यहाँ पर आएगा, देखिए लिख के भी दिखा दिया है तो 0 होगा। 0.99 उठा लें तो भी वैल्यू 0 होगी, 0.999 उठा लें तब भी वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग -1 और 0 के बीच में वैल्यू ले लें, मान लीजिएगा अगर हम लोगों ने -1 और 0 के बीच में वैल्यू यहाँ के पर माइनस के, हम लोग इधर जा रहे हैं तो यहाँ के पर हम लोगों ने ले ली, देखिए यहाँ के ऊपर ये -1 है, -1 से पहले यहाँ के ऊपर ले लिया -1/2, क्या ले लिया, -1/2, तो रिजल्ट -1 के बराबर होगा। अगर हम इसमें इस इंटरवल में -1/2 ले लें, यानी -1/2 यहाँ पर रख दें, बच्चों देख लो, हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहाँ के पर -1/2 रख लें, ये -1/2 कहाँ से आया, इस इंटरवल से आया, तो रिजल्ट किसके बराबर होगा, रिजल्ट -1 के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालना सिखाई। अब इसमें ख़ास बात क्या है कि एक तो हम लोग ये फार्मूला काम करेगा हमारा, देखिए ये फार्मूला आप लोग बेसिक लिख लीजिए पूरा, आप लोग इसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा,
ये लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर x होगा। देखिए दूसरी चीज़ आप लोग ये नोट कर लीजिए कि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू या तो x के बराबर होगी और या x से छोटी होगी। कैसे, हमने आपको दिखा दिया कि अगर हम इसकी जगह के ऊपर इस x की जगह के ऊपर 1/2 रखें, यानी हमने यहाँ पर 1/2 रखा तो रिजल्ट 0 मिल गया। इसका मतलब यह है कि ये लेस देन वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, 1/2 से छोटी। और अगर हम यहाँ पर इस x की जगह के ऊपर 0 रख दें, 0, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में अगर हम लोग 0 लेंगे तो रिजल्ट काहे के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो ये कभी हमेशा लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर x होगी। कभी भी वैल्यू या तो अंदर वाली वैल्यू से छोटी होगी, यानी 1/2 है तो 0 आ जाएगा, यानी 1/2 यहाँ पर आएगा तो 0 इससे छोटा हो जाएगा। और अगर हम लोग 0 रख देंगे तो यहाँ के ऊपर 0 आएगा। पूरी रियल नंबर लाइन पर इस चीज़ को आप ऑपरेट करके देख लीजिएगा कि जब भी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा वो लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर x आएगी। यहाँ तक बात पहुँची और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने आपको समझाया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम आपको इसका ग्राफ भी दिखाएंगे, ज़रूरी है ग्राफ दिखाना। और उसके बाद में दूसरी बात हम आपको ये बताएंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होती है। देखिए अगर हम डोमेन की बात करें बच्चों, अगर हम लोग डोमेन की बात करेंगे तो हमने कल आप लोगों को ये बात बताई थी कि डोमेन जो है यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। देखिए y और बराबर यहाँ के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ के ऊपर फंक्शन होगा, ये है। और यहाँ के ऊपर डोमेन क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, यानी डोमेन हो जाएगा यहाँ के ऊपर ऑल रियल्स। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। y बराबर fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन x की हर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद में जब हम इसकी रेंजेस की बात करेंगे, जब हम इसकी यहाँ के ऊपर रेंज की बात करेंगे तो देखिए हम लोग इस पूरे इंटरवल में रखें कोई भी वैल्यू लेकिन मिलेगा इंटीजर, यानी यहाँ पर ये जो n है यहाँ के ऊपर बिलोंग टू यहाँ के ऊपर इंटीजर होगा। इसका मतलब ये है कि ओनली इंटीजर्स, यानी हम किसी भी इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी वैल्यू रखें लेकिन मिलने वाली वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, सिर्फ इंटीजर के बराबर होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा, x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। और अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो मिलने वाली वैल्यू जो है डोमेन के करस्पॉन्डिंग सिर्फ रेंज होगी। यहाँ तक बात पहुँची और इसके बाद में हम इसको रब कर रहे हैं और रब करने के बाद में आप देखिए इसका ग्राफ यहाँ के ऊपर ज़रूरी है कि क्योंकि हर एक का ग्राफ तो हम नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कि इसका ग्राफ जो है वो बनाना ज़रूरी है। देखिए अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर आप लोग गौर करिएगा कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये y एक्सिस है, हमेशा y एक्सिस पर हमेशा रेंज ली जाती है और x एक्सिस पर हमेशा जो है वो यहाँ के ऊपर डोमेन लिया जाता है। ये x एक्सिस है, यहाँ पर ये 0 होगा, ये देखिए ये 0 आ गया। ये यहाँ के पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ के पर ये हम लोगों ने 1 ले लिया, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के पर ये 2 ले लिया और इसके बाद में यहाँ के पर ये 3 ले लिया और ये एरो लगा दिया। यहाँ पर ये -1 ले लिया, यहाँ के पर ये हम लोगों ने यहाँ के पर ये -2 ले लिया। और इस तरीके से हम लोग जब इधर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ के ऊपर हम लोग ले लेंगे यहाँ के ऊपर ये -3, यहाँ के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर ये 1 ले लेंगे और यहाँ के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर ये 2 ले लेंगे, ये यहाँ पर -1 ले लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग -2 ले लेंगे। आप लोग देख लीजिए कि ये जो इंटरवल है, सारे लोग गौर करेंगे,
रियल नंबर लाइन पर यहाँ के पर ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन यहाँ के पर 1 है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन यहाँ के पर ये 2 है, x यहाँ के पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन यहाँ के पर 0 है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन यहाँ के पर -1 है। आप लोग और कर लीजिए कि अगर हम 0 से 1 के बीच x की वैल्यू ले रहे हैं, ये इंटरवल हम लोग ले रहे हैं, ये इंटरवल, तो इसमें यहाँ पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू y के बराबर होगी। इसको y के बराबर हमने कर दिया तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 0। यानी इस इंटरवल में अगर y बराबर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे इंटरवल की वैल्यू y बराबर 0 x एक्सिस पर होगी। y बराबर 0 का क्या मतलब होता है x एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए 0 जो है वो क्लोज इंटरवल पर है, ये देखिए आप लोगों ने यहाँ के पर 0 क्लोज इंटरवल पर दिखाया, और 1 जो है वो यहाँ के पर पहला वाला आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, ये ओपन इंटरवल है, ये आप लोगों ने यहाँ के पर हॉलो दिखा दिया, और हॉलो दिखाने के बाद में इस पूरे इंटरवल को आपने यहाँ के पर मिला दिया। आप लोग और कर लीजिए, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 1, इसका मतलब 0 लिया गया, 1 को छोड़ा गया और पूरी वैल्यू यहाँ से वहाँ यहाँ तक ले ली, तो ये पूरा इंटरवल हो गया। और इस पूरे इंटरवल के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बच्चों क्या है 0 है। इसका मतलब यह है कि y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बराबर 0, यानी ये पूरा x एक्सिस पर होगा। इसके बाद में अगर हम लोग 1 और 2 ले लें, यानी 1 और 2 ले लें, तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये कि इस पूरे इंटरवल पर हम इस 1 के सामने आएंगे, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखिए 1 पर क्लोज होगा, और इसके बाद में 2 पर यहाँ के पर ये हॉलो होगा, ये देखिए 2 पर हॉलो हो गया, और इसके बाद में हम लोगों ने इसको इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, और यहाँ पर हमने ये दिखा दिया, और ये वैल्यू आ जाएगी देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन 2, यानी 1 पर क्लोज हो जाएगा और 2 पर हॉलो हो जाएगा। और इस पूरे इंटरवल के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी 1, ये देखिए ये दिख रही है 1 के सामने, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि y और बराबर यहाँ के पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा और ये 1 के बराबर होगा। अगर हम 2 और 3 के बीच में लें, आगे और बढ़ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू देखो यहाँ के पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन 3। इसका मतलब ये है कि 2 पर क्लोज होगा और 3 पर ओपन होगा, और इस 2 और 3 के करस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2 होगी 2। इसका मतलब ये है कि हम इसके सामने आ जाएंगे, ये देखिए ये आ गए, ये 2 के सामने आ गए, और यहाँ के पर ये देखिए ये क्लोज हो गया क्योंकि 2 पर क्लोज है और 3 पर यहाँ पर ओपन है, ये देखिए 3 पर ओपन है। इसके बाद हम लोगों ने ये मिला दिया, और ये मिलाने के बाद में हम लोगों ने लिख दिया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन 3, और ये देखिए ये हमने दिखा दिया, और y बराबर यहाँ के पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस पूरे इंटरवल पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 हो गई। समझ में आ रही है? चूंकि ये जो है आप देख रहे हैं स्टेप्स की फॉर्म में है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो ये देखिए स्टेप, अब हम लोग इधर वाला है, अगर हम लोग -1 और 0 की बात करें तो -1 पर क्लोज है और 0 पर ओपन है। तो देखिए लेकिन -1 और 0 के बीच जो y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग है, देखिए y की ये है -1, तो हमको यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ आने के बाद में -1 के भाई देखिए क्लोज करना पड़ेगा, और इसके बाद में ये 0, देखिए 0 यहाँ के पर ये आएगा, x की वैल्यू 0 ये y एक्सिस पर आएगी, और ये देखिए खींच दिया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन 0, ये 0 पर हॉलो डॉट हो गया, और इसके बाद में यहाँ पर y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -1 हो गई, ये -1 के करस्पॉन्डिंग आ गया। इसके बाद में अगर हम लोग -2 और -1 के बीच में जाएंगे तो इसकी वैल्यू -2 होगी, फिर हम लोग इसके सामने आ जाएंगे, और देखिए ये -2 पर ये देखिए क्लोज हो जाएगा, ये -2 पर क्लोज हो गया, और -1 के ऊपर ये देखिए ये हॉलो हो गया। इसके बाद में हम लोग इसको यहाँ के पर ये मिला देंगे, ये देखिए मिला दिया, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन यहाँ के पर -1, ये देखिए लेस देन -1, और इसके बाद में इसके ऊपर अगर हम लोग y बराबर ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर -2, देखिए -2। और अगर आप ये देखें तो हम लोग पूरे फंक्शन के ग्राफ को देखेंगे तो ये स्टेप फंक्शन होगा। ये हमने आपको इसका ग्राफ बनाकर दिखा दिया। फिर जब हमने डोमेन की बात करी तो बहुत ही क्लियर वर्ड्स में हमने आपको ये बात बता दी है कि फंक्शन का जो डोमेन है
वो ऑल रियल नंबर होता है, क्योंकि हमारा ये फंक्शन x की हर वैल्यू पर डिफाइन होता है। लेकिन जो मिलने वाली करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं y की, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, पूरे इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले ली जाए, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगी। सिर्फ और सिर्फ ये देखिए 0, 1, -1, -2, और अगर हम आगे और जाएंगे तो यहाँ के ऊपर ये 1, ठीक है। और आगे अगर हम लोग यहाँ के ऊपर जाएंगे तो यहाँ के ऊपर ये 2। इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n लेस देन n प्लस 1 देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर n वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ तक बात पहुँची। ये हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता दिया, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद में मैंने आपको ये बात बताई कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस उनके नाम होते हैं और उनके अलग अलग डोमेन्स होते हैं और उनकी अलग अलग रेंजेस होती हैं। देखिए अभी हम वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, अभी हम आपको डिफरेंट फंक्शंस बता रहे हैं, लेकिन किस तरह डोमेन और रेंजेस निकालते हैं इस पर भी 8-10 सवाल आपको लगवाना ज़रूरी है, तभी फंक्शन आप लगा पाइएगा। हमने फंक्शन की पूरी जानकारी दे दी, लेकिन एप्लीकेबिलिटी नहीं बताई है। एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम सवाल किस तरह लगाएंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन कितने तरीके के होते हैं, उनके डोमेन रेंजेस क्या होते हैं, लेकिन डोमेन और रेंज निकाला किस तरह जाता है डिफरेंट फंक्शंस में, उसके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद हम लोग यहाँ के ऊपर ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जब हम लोग यहाँ के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करेंगे, देखिए ये है यहाँ के ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिग्नो यहाँ के ऊपर ये मेट्रिकल फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। अगर इधर वाल हो सकता है थोड़ी लाइट कम आ रही है, लेकिन हम मुंह से बोल रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल यहाँ के ऊपर ये फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप लोगों को पता है कि सबसे पहला फंक्शन जो है ये y बराबर यहाँ के ऊपर ये sin x होता है। कोई भी फंक्शन हो उसका डोमेन और रेंज हमको मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट x की किन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन जो है वो डिफाइन है। देखिए अगर हम y बराबर हर एक का हम कर्व नहीं खींच पाएंगे, जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ाएंगे तो फिर उसमें हम आपको कुछ कर्व जो है वो वहाँ के ऊपर बताएंगे। लेकिन आप ये देख लें कि अगर y बराबर हम लोग यहाँ के ऊपर sin x ले लें तो आप देख लीजिए कि ये सिचुएशन आती है। देखिए ये सिचुएशन इस तरीके से ग्राफ जो है वो बनता चला जाता है। और अगर हम यहाँ के ऊपर ये देखें तो इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये इस तरीके से ग्राफ जो है वो बनता जाता है। यहाँ पर ये 0 होता है और यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये π/2 होता है, ये पाई होता है। इसी तरीके से यहाँ के ऊपर ये 3π/2 होता है और यहाँ के ऊपर ये 2π होता है। यहाँ के ऊपर हमारे पास में माइनस का π/2 होता है, यहाँ के ऊपर माइनस का पाई होता है और यहाँ के ऊपर ये आता है माइनस के 3π और यहाँ के ऊपर 2 और ये आता है माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2π। आप देख लिए ये y बराबर sin x का कर्व है, किताबों में दिया हुआ है। पूरी रियल नंबर लाइन पर पूरे एक्सिस पर ये डिफाइन होता है। तो इसका जो डोमेन है यहाँ के ऊपर देखिए, यहाँ के ऊपर डोमेन जो है वो ऑल रियल्स होता है। पूरे एंटायर रियल नंबर लाइन पर ये ग्राफ बनता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं पर कोई लफड़ा इसमें नहीं है किसी तरीके का। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर ये x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। लेकिन अगर आप y एक्सिस पर देखिए तो अगर हम लोग ये लाइन खींच दें और यहाँ के ऊपर इसके ऑसिलेशंस के बीच में ये खींच दें तो देख लीजिए π/2 के ऊपर ये +1 मिलता है और माइनस के π/2 पर यहाँ पर ये -1 मिलता है। तो इसकी जो रेंज होती है, जो इसकी ऑसिलेशन है, ना तो +1 से ऊपर जाते हैं और ना -1 से नीचे आते हैं। इसका मतलब इसकी जो रेंज है बच्चों, सिर्फ यहाँ के ऊपर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। देखिए जब भी हम किसी सवाल को हल करेंगे तो मान लीजिए कि y निकालना है तो हम लोग बेसिक फंक्शन की डोमेन और रेंज हमें मालूम होना चाहिए। जब sin x की बात आएगी तो हमेशा डोमेन ऑल रियल नंबर होगा और रेंज ऑसिलेशंस जो हैं ना तो -1 से नीचे जाएंगे और ना +1 से ऊपर जाएंगे। तो हमेशा डोमेन और रेंज यहाँ के ऊपर ये होगा। ये हमारा जो है वो यहाँ के ऊपर ये पहला फंक्शन हो गया। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन y बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये cos x।
इसका जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब हमारा फंक्शन x की किन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, किन वैल्यूज़ पर डिफाइन होगा। इसका मतलब डोमेन यहाँ के पर ऑल रियल्स होगा, ये सारी वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा। और इसकी भी जो रेंज होगी यहाँ पर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ के पर ये देखिए तीसरा फंक्शन होगा, y बराबर यहाँ के पर ये हमारे पास में यहाँ के पर tan x होगा। इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन इसका जो डोमेन होगा आप देख लीजिए, बस एक बात समझिए, बस यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ। y बराबर अगर tan x है तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे sin x और अपान यहाँ के पर ये cos x। बच्चों देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट देख लो, अगर y बराबर tan x बराबर sin x अपान cos x है और अगर हमें डोमेन निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रेशनल फंक्शन हो गया। वो अलग बात है कि न्यूमरेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जिन वैल्यूज़ पर अनडिफाइन होता है उन वैल्यूज़ को डोमेन से हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन जो होगा यहाँ के पर ऑल रियल्स होगा। देखिएगा बच्चों, देखिएगा ऑल रियल्स होगा, लेकिन cos x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है, सारे लोग इस बात को समझ लें कि अगर cos x बराबर 0 है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की बात है कि अगर कहीं पर cos x बराबर 0 है तो इसका मतलब यह है कि x जो है बराबर हो जाएगा यहाँ के ऊपर, इधर देख लीजिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सब लोग और कर लीजिए, अगर cos x बराबर 0 है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का 11वें का चैप्टर x बराबर ऑड मल्टीपल यानी 2n + 1 π/2, ये 2n + 1 π/2 लिखा है। कोई भी आदमी n बराबर अगर यहाँ के पर कोई भी वैल्यू यहाँ के पर ये 0 दे दीजिए, ±1 दे दिए, ±2 दे दिए, इस n की जगह पर कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ के ऊपर। देखिए अगर आप 0 रखिएगा तो 2 × 0 ये 0 हो गया, सिर्फ π/2 मिलेगा। और कोई भी आदमी इस x की जगह पर π/2 अगर रखेगा तो cos 90 0 के बराबर हो जाएगा। n की जगह पर आप लोग 0 या ये कोई भी वैल्यू रखिएगा तो हमेशा क्या वैल्यू हो जाएगी, जैसे अगर आपने 1 लिया तो 2 × 1 + 1 ये आ जाएगा 3 π/2, cos 3 π/2 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस x की जगह पर अगर हम 1 π/2 रखें, 3 π/2 रखें, 5 π/2 रखें, 7 π/2 रखें, यानी जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रखे जाएंगे, हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर जब cos ऑपरेट होगा तो रिजल्ट 0 देगा। इसका मतलब ये हो गया कि सारे रियल नंबर लिए जाएंगे, cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x इज़ नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। बच्चों समझ लो, इसका मतलब ये कि सारी रियल वैल्यूज़ ली जाएंगी, लेकिन x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं लिया जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब यह है कि हम लोग x की जगह पर ना तो 1 π/2 रख सकते हैं, ना 3 π/2 रख सकते हैं, ना 5 π/2 रख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हैं ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पूरे रियल नंबर लाइन के ऊपर इनको हमें देखना पड़ता है। इसका मतलब इसका डोमेन ऑल रियल्स होगा, x इज़ नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, हम लोग ये नहीं ले सकते। और इसकी बस आखिरी बात देखिए, यहाँ के पे जो रेंज होगी ये ऑल रियल्स होगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसके डोमेन से y बराबर cos x sin x अपान cos x में या tan x में x की जगह पर डोमेन से कोई भी वैल्यू रखी जाएगी तो रेंज में मिलने वाली वैल्यूज़ कोई भी हो सकती है। और रियल घर पर बैठ के इसको सोचिएगा कि डोमेन सारी रियल वैल्यूज़, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 किस पर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दिया। अब इस डोमेन से हम लोग वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो रेंजेस में ऑल रियल वैल्यूज़ मिलेंगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमने आपको 3 फंक्शन पढ़ा दिए। कल इसी वीडियो को फिर हम इसके आगे से कॉर्ड से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।